गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन एंड एनायन। आज पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इक्विवेलेंट वेट क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल सकें और नॉर्मेलिटी से मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाई मास सब में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकें और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर सकें। और उसमें सबसे मेन था एन फैक्टर, जो हम लोग पढ़ रहे थे। अभी उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हम लोग उसी इक्विवेलेंट वेट को आगे बढ़ाते हुए आज जा रहे हैं पढ़ने इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट ये क्या है? अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए करते क्या है, मोलर मास ऑफ साल्ट, जो भी हमारा साल्ट है उसका मोलर मास, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। कोई भी एक टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव किस पे देखेंगे? कैटायन पे, और नेगेटिव एनायन पे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि KCl इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास ऑफ KCl, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 1, या टोटल नेगेटिव चार्ज भी 1 है। ऐसे हम लोग निकालेंगे। अगर कोई कह रहा है CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास बाई कैल्शियम पे कितने चार्ज हैं? 2, या टोटल क्लोरीन पे भी मिला के कितने चार्ज होंगे? तो 2। इस तरह से हम लोग बताते हैं। देखो, ये बड़ा आसान है। हम लोग किसी का भी निकालना चाहें, अगर कोई कहे AlCl3, तो हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास ऑफ AlCl3 बाई 3। या अगर कोई कहे कैल्शियम फॉस्फेट, तो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बाई, ये कैल्शियम फॉस्फेट है, बाई टोटल कैल्शियम पे चार्ज कितने होंगे? 6, क्योंकि एक कैल्शियम पे कितने चार्ज होते हैं? 2, तो 3 कैल्शियम है तो कितने हो जाएंगे? 6, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ये दिक्कत कब आती है? ये दिक्कत आता है अगर हमारे पास AB टाइप का साल्ट हो, जैसे वो KCl था, हमने 1 से किया। लेकिन अगर कभी ये मैं कहूँ MgO, तो हमें ध्यान रखना होगा कि Mg पे यहाँ कितना है चार्ज? 2, तो मोलर मास ऑफ MgO बाई क्या करेंगे? 2। यानी जो AB टाइप के साल्ट होते हैं ना, ये ऐसे भी हो सकते हैं A+B-, ये ऐसे भी हो सकते हैं A2+B2-, और ये ऐसे भी हो सकते हैं A3+B3-। लेकिन बाकी जो सॉल्ट होते हैं बच्चों, जैसे A2B, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या A2B3 कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हमें पता है A पर कितना चार्ज है? 3+, और B पे कितने हैं? 2-। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे पास अगर इसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास और टोटल चार्ज। एक पे कितने चार्ज हैं? 3+, तो 2 पे कितने होंगे? 6+, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे और निकाल लेंगे। लेकिन AB पे ध्यान रखना होगा कि वो MgO है, KCl है कि क्या है। ठीक है? अब आगे अगर इस बात को हम लोग अगर समझ पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये है, अगर मैं कहूँ AXBY, तो AXBY का क्या होगा? हम ये समझ गए हैं कि A के ऊपर कितना चार्ज है? Y+, और B के ऊपर कितना है? X-। लेकिन हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास तो ले लेंगे AXBY, लेकिन नीचे क्या लेंगे हम? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कह रहे हैं, नीचे लेंगे हम लोग चार्ज। और चार्ज कैसे लेंगे? एक A पर है Y+, तो X A पर कितने होंगे? XY, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ XY से डिवाइड करेंगे, तब हमारा आएगा। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है? आगे एक चीज और, ये इक्विवेलेंट वेट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं?
जरा जान लीजिए थोड़ा सा, और फिर हम इक्विवेलेंट वेट तो निकाल ही रहे हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स दिया जाए कोई भी, कि यहाँ लिखा है 2a + 3b gives 4c + 5d, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले तो बैलेंस करेंगे, मतलब ये तो बैलेंस है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, और फिर क्या करते हैं कि 2 मोल a एंड 3 मोल्स b गिव 4 मोल c एंड 5 मोल d, इस टाइप की बातें। लेकिन इक्विवेलेंट से क्या फायदा है हमें, कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका रिएक्शन करेगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका ग्राम इक्विवेलेंट, सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना बैलेंस के भी हम लोग इसको कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये मतलब नहीं है अगर मैं कहूं कि इसका मैं ले रहा हूं 6 ग्राम इक्विवेलेंट और इसका मैं ले रहा हूं 4 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये नहीं कि 6 6 6 नहीं, इसका मतलब ये हो गया लिमिटिंग रीजेंट, और इसका ग्राम इक्विवेलेंट ही सबके बराबर, माने इसका भी कितना होगा 4 ग्राम इक्विवेलेंट 4 ग्राम इक्विवेलेंट 4 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, और इसी ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग ये सब आगे कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड। तो अगर मैं ये कहूं कि आपसे मैं कहूं कि x है y है, तो अब शायद आप कर लेंगे कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं, लेकिन एक ट्रिक जान लीजिए आप। ट्रिक ये है कि उतना मेहनत करने के बजाय, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल दूं, एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, ये अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट कहूं तो आप क्या कहेंगे, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, यही तो, और डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे आप, डिवाइडेड बाय एल्युमिनियम पे टोटल चार्ज। एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है 3, तो 2 एल्युमिनियम पे कितने होंगे 6। अब आपके पास एक और दिक्कत क्या आएगी, एल्युमिनियम का मास निकालना। अब एल्युमिनियम का मास होता है 27, तो 27 × 2 करेंगे तो 54। अब यहाँ से सल्फेट देखेंगे आप, सल्फेट पे कितना होता है, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 64, यानी टोटल कितना हो गया 96। तो 96 और सल्फर है कितना बच्चों 3, तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और 9 3 जा 27, तो ये टोटल कितना हो गया 2 और ये 342। तो हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो 342/6 करेंगे और तब यहाँ से सॉल्व करेंगे, और ये कितना आ जाएगा, कितना जाएगा 6 5 जा 30 और 7 यानी 57। अगर हम इसको ट्रिक से देखें तो डायरेक्ट क्या करिए आप, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, तो भी आपका आंसर उतना ही आना चाहिए। आइए देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, एल्युमिनियम का मास कितना होता है 27 और इस पे चार्ज 3, तो 27/3 कितना होगा 9। सल्फेट का मास कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा 96, और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है 2, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 48, और अगर ये दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा 57। तो आप इससे जो है आसानी से कर सकते हैं, इतना ज्यादा मेहनत करने की बजाय। तो अगर किसी का भी पूछा जाए, अगर आपसे अगर पूछा जाए कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का बताइए इक्विवेलेंट वेट, तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कैल्शियम का ले लेंगे कितना 20। आप जानते हैं कैल्शियम का मास कितना होता है 40, और कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा ये 10।
और फॉस्फेट का निकाल लेंगे, और जो फॉस्फेट का मोलर मास आएगा फॉस्फेट का, उसमें आप जानते हैं उसका चार्ज 3 होता है, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, और ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2-3 मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। तो आप लोग घर पे क्या क्या करेंगे, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट का निकालिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालिए, मैग्नीशियम फॉस्फेट का निकालिए। ठीक है, और इतने का निकालिए, ये Cn का निकालिए, इतना नोट कर लीजिए, इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। तो आप आसानी से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। जैसे अगर वाटर का निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के लिए 1 लीजिए। अब ये नहीं कि 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 बार 1 लेंगे, एक बार हाइड्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 8, यानी कितना हो जाएगा वाटर का इक्विवेलेंट वेट 9। अगर आपको HCl का लेना है तो आप डायरेक्ट 1 और 35.5 तो हो जाएगा 36.5। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। सोडियम सल्फेट का अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सोडियम का ले लेंगे, कितना 23.5 होता है, और सल्फेट का ही 23.5, और सल्फेट का अभी देखे थे ना 48, तो ये दोनों ऐड करके शायद 17 है। इस तरह से निकालें। आइए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, मैं लिख दे रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ metal oxide is 40. Calculate equivalent weight of its chloride, nitrate, sulfate, phosphate, है ना, इतने का आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन है कि मेटल ऑक्साइड है, उसका इक्विवेलेंट वेट है 40, तो आपको उसका नाइट्रेट, उसके सल्फेट, सबका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको यहां भी आप ट्रिक से ही थोड़ा सा करेंगे। आपको मेटल ऑक्साइड क्या होगा, ये मान लीजिए मेटल पे चार्ज नहीं पता, यहां लिख दे रहे हैं x, ऑक्सीजन पे चार्ज है 2, ऐसे लिख दिए। इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मेटल का इक्विवेलेंट वेट है x और ऑक्सीजन का हमें पता है 8, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, x प्लस 8। तो x प्लस 8 कितना हो गया, टोटल 40, तो x इक्वल टू कितना हो गया 32, यानी हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता चल गया। अब हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता चल गया, तो ये कुछ भी हो सकता है जो हो। अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता चल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसके क्लोराइड का, तो मान लीजिए अगर मेटल क्लोराइड का निकालना है, मेटल क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, मेटल का तो नहीं पता ना x, क्लोराइड का पता है 1। मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला MnO3x, मेटल सल्फेट का M2SO4x, और मेटल फॉस्फेट का M3PO4x। तो अब देखिए अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना आया है 32 है। अब हम क्लोराइड का केवल ऐड कर लेंगे 35.5, Cl का यही होता है ना, तो हम केवल ये ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना होता है। अगर हमें यहाँ निकालना है तो 32 प्लस
नाइट्रेट, नाइट्रेट का क्या करेंगे, नाइट्रेट का मास डिवाइडेड बाई 1, तो नाइट्रेट का मास ले लीजिए और डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, जो भी नाइट्रेट का मास आता हो बाई 1 भी ऐड कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे 32 प्लस सल्फेट का मास अभी हम लोग देखे थे और बाई 2 यानी 48 आया था ना, तो 48 कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे 32 प्लस फॉस्फेट का जो भी मास आएगा बाई 3, तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, इसको आराम से देख के समझिए, आ जाएगा समझ में। आइए एक क्वेश्चन और लिखिए। 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट, 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट give 1 gram of metal nitrate give 0.86 मेटल नाइट्रेट कैसे लिखेंगे, नाइट्रेट का चार्ज होता है 1, मेटल पे हमें नहीं पता, ये कितना है 1 ग्राम। ओके, 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट gives 0.86 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे। तो 1 ग्राम इतना दे रहा है, तो अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालें। अब देखिए इन दोनों में इससे ये बन रहा है, तो क्या दोनों में कॉमन होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई रिएक्शन होता है तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट पहले का उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बाद का, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट और इसका ग्राम इक्विवेलेंट दोनों बराबर होंगे। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट माने E प्लस नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट। नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 1 यानी ये 38। ठीक है, ये क्या है इक्विवेलेंट वेट इसका मेटल नाइट्रेट का। यहाँ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा E प्लस 46 48 न था 48, ये दोनों इक्विवेलेंट वेट हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास बाई इक्विवेलेंट वेट, और यहां भी मास बाई इक्विवेलेंट वेट। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके E नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे नहीं, तो आसानी से निकाल लेंगे। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने को आए तो आप इक्विवेलेंट वेट जब भी आए किसी साल्ट का कि इससे ये बन रहा है, तो बताइए इक्विवेलेंट वेट, आप क्या करिए इधर भी ग्राम इक्विवेलेंट इधर भी ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों तरफ ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। यानी आप एक और देखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपसे कभी कह रहा है कि ये मेटल सल्फेट है, अब तो हमें नहीं पता ना मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, और ये मेटल सल्फेट मान लीजिए बना रहा है मेटल क्लोराइड, ये कुछ भी है x ग्राम है y ग्राम है 2 ग्राम है, ये मान लीजिए 1 ही ग्राम बन रहा है, और तब आपसे अगर पूछ रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताइए कितना होगा, तो आप क्या करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इधर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इधर। तो इधर का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जिसके नहीं समझ में आए या लगे कि फास्ट चल रहे हैं वो पिछले क्लास से एक बार फिर से पढ़े। तो ग्राम माने 2 और इक्विवेलेंट वेट मतलब मेटल का E प्लस सल्फेट का 48, और इधर क्या करेंगे 1 ग्राम, मेटल का नहीं पता, इक्विवेलेंट का 35.5 माइनस Cl का, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और E निकाल लीजिए। तो जब भी आपको सॉल्ट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला एक होता है कि वैसे कोई
सॉल्ट जिसमें ऑक्सीडाइज, इसमें क्या था कि कोई चेंजिंग नहीं आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आए। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आए वही सबसे मेन है, और अब जा रहे हैं हम लोग उसका इक्विवेलेंट वेट पढ़ने। तो आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये कैसे निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इतना तो आप करेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, और बाई एक मोल से कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रही है, क्या नीचे लिखेंगे बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, और इसी को क्या बोलते हैं एन फैक्टर। तो आइए जरा यहीं पर एन फैक्टर मेन जरूरत है, बाकी जगह तो हम लोग समझ रहे थे। तो आइए जरा हम समझें कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ लिखा है जैसे a माइनस, और मान लीजिए यहाँ लिखा है A2 प्लस, और मैं यहाँ कहूँ आपसे कि आप बताइए इक्विवेलेंट वेट, तो आप क्या करेंगे। देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ A ले लेंगे, मोलर मास, ये तो आसान है। और नीचे क्या करेंगे, यहाँ कितना है 1 माइनस, यहाँ क्या है 2 प्लस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, तो 3 का डिफरेंस वही 3 यहाँ लिख देंगे आ जाएगा। लेकिन ये एक मोल में 3 का डिफरेंस आ रहा है, अगर ये 2 मोल में 3 का डिफरेंस आता तो एक मोल में कितना लेते 1.5। जैसे आप देखिए थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं ऐसा करता हूं, इसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल लेके बता देना है। तो आइए यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ OA हम लोग देख रहे हैं, तो OA अलग से देखते हैं और RA अलग से। तो सम इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेडिंग डाल लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला वो क्या है जो सबसे ज्यादा वो होता है KMnO4। आप जानते हैं KMnO4 अगर हॉट कंसंट्रेटेड हो तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर कोल्ड डाइल्यूट हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन उसको एक नाम भी देते हैं बेयर्स रिजेंट। तो हम लोग बेयर्स रिजेंट बोलते हैं KMnO4 को, लाल दवा जो होता है वो। तो अब देखिए अगर हमें KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक मोल में कितने की चेंजिंग आ रही है। अब एक मोल में कितने की चेंजिंग आ रही है ये देखने के लिए इसके बारे में थोड़ा जानना होगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में इसमें क्या क्या चेंजिंग आती है। तो आप जान लीजिए ये जो KMnO4 है एसिडिक मीडियम में ये कुछ अलग तरह से बिहेव करता है, बेसिक मीडियम में ये कुछ अलग तरह से बिहेव करता है, और न्यूट्रल मीडियम में ये कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। तो अगर आपको KMnO4 निकालना है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम में ये क्या बनाता है MnO, और बेसिक में K2MnO4, और न्यूट्रल में MnO2, तो ये बनाता है MnO2। अगर यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट यहाँ वेरिएबल होगा, फिक्स नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, आइए जरा देखते हैं। यहाँ Mn का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 7 होगा ना, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 6, और यहाँ 4, ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ कितने की चेंजिंग आ रही है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने की आ रही है, ये चल नहीं रहा है कितने की आ रही है बताइए 5 की। यहाँ कितने की आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज 1 की, और यहाँ कितने की आ रही है 3 की।
तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? जो भी KMnO4 का मोलर मास है बाई 5, यहाँ इक्विवेलेंट वेट 1 और यहाँ इक्विवेलेंट वेट 3। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। हमने एक फार्मूला भी बनाया था इस पे, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि इस मीडियम में कितने से डिवाइड करें। तो हमने क्या फार्मूला बनाया था? बैन। किस चीज पे बैन है? आई लीव यू, इस पे बैन है। बी माने बेसिक मीडियम, ए मीन्स एसिडिक मीडियम और N मीन्स न्यूट्रल मीडियम। तो बेसिक में कितने से डिवाइड करते हैं? I में कितने लेटर हैं? 1, लीव में 5 लेटर और U में 3 लेटर। तो देखिए बेसिक में कितने से डिवाइड करते हैं? 1 से। एसिडिक में कितने से डिवाइड करते हैं? 5 से। और न्यूट्रल में कितने से डिवाइड करते हैं? 3 से। तो आपको मोलर मास तो पता ही है, केवल ये जान लेना है। तो KMnO4 एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका इक्विवेलेंट वेट पूछा ही जाता है, मैंने पूछा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट है K2Cr2O7। तो सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं K2Cr2O7, इसको नोट कर लीजिए। और जब भी ये पढ़िए तो ऐसे वीडियो मत देखिए कि हम वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, कान में ईयरफोन लगा के बैठिए। कान में ईयरफोन इसलिए क्योंकि हम लोग इसको जब कंप्रेस हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्रेस करेंगे तो हमारी साउंड और कम हो जाएगी और वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी घट जाएगी, इसलिए खूब बढ़िया ध्यान से देखिए। तो आइए सेकंड हम लोग देख रहे हैं K2Cr2O7, ये सेकंड है। K2Cr2O7 के साथ क्या होता है कि K2Cr2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? Cr का +6। तो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6। अब ये Cr हमें ये देखना है कि एसिडिक मीडियम में क्या कर रहा है और बेसिक मीडियम में क्या कर रहा है। तो एक चीज जान लीजिए Cr के बारे में कि ये केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इट बिहेव्स as oxidizing agent only in acidic medium, केवल ये एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और क्या करता है एसिडिक मीडियम में? जैसे इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं ये Cr3+ बन जाता है। Cr3+ माने कुछ भी हो सकता है, Cr सल्फेट बन सकता है ना, Cr फॉस्फेट बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। Cr3+ हो जाता है ये। तो अगर ये Cr3+ हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 और वहां कितना है? 3। तो यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कितने की चेंजिंग आएगी? जरा ये सोचिए कि कितने की चेंजिंग आएगी। यहाँ से यहाँ तक कितने की चेंजिंग आएगी? 3 की चेंजिंग। अब एक एटम में 3 की चेंजिंग, तो 2 एटम है तो टोटल चेंजिंग कितनी हो गई? 2 3 या 6, यानी इसका n फैक्टर कितना होगा? 6। यानी इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे? K2Cr2O7 का मोलर मास लिखेंगे और बाई 6 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा इक्विवेलेंट वेट आएगा। हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट का खूब प्रैक्टिस करना होगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होता है बच्चों? बेसिक मीडियम में K2Cr2O7 जो है ना वो बन जाता है K2CrO4। बेसिक में क्या बन जाता है? K2CrO4। तो यहाँ क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यहाँ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? 6 और यहाँ भी क्या है? 6। तो क्या कोई चेंजिंग आया? चेंजिंग आया कोई? नहीं। तो जब कोई चेंजिंग नहीं आया इसका मतलब यहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं। तो ये क्या है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो वही हमने बताया था अभी कि केवल एसिडिक मीडियम में ही K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या है? कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, मैंने चेंज नहीं हो रहा है, तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो
जो Cr2O7 है हमारा, वो याद कर लीजिए CrO4 में कन्वर्ट होता है। कब कब चेंज होता है ये CrO4 में? जब बेसिक मीडियम हो, यानी बेसिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल है? इसको क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। और इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेट। डाइक्रोमेट किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। और क्रोमेट किस कलर का होता है? येलो कलर का। ठीक है, तो जब हम बेसिक मीडियम में रखते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, और एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये दोनों आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि एसिडिक मीडियम में, फिर से ध्यान रखिए, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट ज्यादा स्टेबल होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं ABCD। बेसिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्रोमेट। और एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट। ऐसे याद कर सकते हैं। यह हमने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, आओ दोनों भाग चलें। आओ दोनों भाग चलें। आप लोग जब रेगुलर क्लास के लिए आएंगे तो हम लोग ऐसे ऐसे बहुत फॉर्मूला देखेंगे। तो इसमें क्या था? आओ में क्या था? एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दोनों, माने डाइक्रोमेट। और भाग माने बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? क्रोमेट। तो आप याद रखिएगा, आओ दोनों भाग चलें। है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुछ इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, नोट कर लीजिए। आइए, अब थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए, अच्छा, अगर मैं यही जैसे K2Cr2 कर रहा हूं, वैसे K2CrO4 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मान लीजिए ये तीसरा है। पहला हम लोगों ने क्या देखा? KMnO4, दूसरा देखा K2Cr2O7, तीसरा पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट भी केवल बेसिक मीडियम में अगर ये रहेगा तो ये भी किसमें चेंज हो जाता है? Cr3+ में। Cr3+ माने वही CrCl3, CrCl माने NO3 होल थ्राइस वगैरह वगैरह, इसमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों? 6। और यहाँ क्या है? 3। कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस। तो 3 का डिफरेंस आया तो n फैक्टर क्या हो गया? 3। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मोलर मास किसका? इसका। मोलर मास बाई 3। तो मोलर मास बाई 3 कर लेंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट बेसिक मीडियम में, एसिडिक में नहीं। आप कहेंगे क्यों? एसिडिक मीडियम में कैसे होगा? एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे क्या बन जाएगा? K2Cr2O7, फिर पीछे चला जाएगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक चौथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2। H2O2 एक बार देख लेते हैं। अभी तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? H2O2 किस में चेंज होता है? वाटर में। यहाँ क्या है इसका? -1। यहाँ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ अगर आपको निकालना है तो यहाँ कैसे निकालेंगे? n फैक्टर। n फैक्टर फिर से समझिए क्या होता है, कितने की चेंजिंग आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में पर एटम। पर एटम कितने की चेंजिंग आ रही है? तो जरा देखिए यहाँ -1 से -2 कितने की चेंजिंग? 1 की। एक एटम से 1 की तो कितने एटम है? 2 एटम। तो टोटल चेंजिंग 2। यानी अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? H2O2 का मोलर मास बाई 2, ऐसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो जो मेन है उनके इक्विवेलेंट वेट तो निकालने आपको आने ही चाहिए। नाइट्रेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हेल्प करता है।
नाइट्रेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आप जानते हैं नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है, +5। तो नाइट्रेट अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होते रहता है। कभी ये होता है अमोनिया में, अमोनिया क्या होता है बच्चों, -3। कभी ये होता है हाइड्रोजीन में, NH2 में। कभी किस में कन्वर्ट होता है ये, N2O में, कभी NO में, कभी N2O में, कभी NO में, कभी NO2 में। तो अलग अलग हैं इसके कि ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यहां अगर निकालना है क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकालेंगे हम, चेंजिंग देखेंगे। कैसे चेंजिंग, जैसे यहाँ क्या है +5, यहाँ है -3, तो कितने की चेंजिंग हुई, 8 की। अरे ये तो आता होगा ना निकालना कि -5 से +5 से -3, तो 8 की चेंजिंग। कितने एटम नाइट्रोजन के हैं, 1, तो इसलिए इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। तो यहाँ n फैक्टर कितना हो जाएगा, 8। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ नाइट्रेट बाई 8 निकालेंगे। यहाँ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ फिर से देखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, आइए देखते हैं। 2 नाइट्रोजन है, मैं 2x ले रहा हूँ, 4 हाइड्रोजन है, मैं 4 ले रहा हूँ, और कोई चार्ज है नहीं, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2। तो इस पे क्या आएगा, 2 +2 की -2, +2 होगा क्या बच्चों, अच्छा नाइट्रोजन है ना तो प्लस होगा, तो इसलिए होगा -2। तो -2, तो +5 से -2 कितने का डिफरेंस, 7 का। 10 फैक्टर क्या हो गया, 7। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाई 7। यहाँ क्या करेंगे, N2O है, N2O पे क्या होगा, 2x - 2 = 0, तो x = क्या होगा, 1। कितने की चेंजिंग, 5 से 1, कितने की चेंजिंग, 4 की। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाई 4। यहाँ देखिए +2, 10 फैक्टर क्या होगा, 3, 5 से 2 आ रहा है 3। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाई 3। यहाँ कितना हो रहा है, 2 × 2 = 4 ना, हाँ। तो n = क्या होगा, 5 से 4 1। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाई 1। कहने का मतलब ये कि इक्विवेलेंट वेट हम लोग कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आई, डिवाइडेड बाई 1, अरे डिवाइडेड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी देखेंगे। चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो जो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें तो सम इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आपको पता है H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ H2O2 पे क्या है, चार्ज -1, ऑक्सीजन पे क्या है, 0। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज की रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैसे हम निकालेंगे n फैक्टर, तो देखिए -1 से 0 में जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 1। लेकिन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 एटम से 1, तो 2 एटम से 2, तो n फैक्टर क्या हो गया, 2। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाई 2, इस तरह से निकालेंगे। जैसे आपका एक और होता है पोटेशियम आयोडाइड। आप जितना क्वेश्चन देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड या कोई भी आयोडाइड होता है वो किसमें चेंज होता है, I2 में। तो आप पोटेशियम आयोडाइड को जरा देखिए, यहाँ I के ऊपर क्या चार्ज है, -1, यहाँ 0। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 1। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ओझा सर नहीं है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 1 पर एटम। तो यहाँ अगर आपको n फैक्टर क्या हो गया, 1, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मोलर मास बाई 1। ठीक है, तो इसका हम लोग बड़ी आसानी से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर
अच्छा अगर यही पीछे से जाते हैं हम लोग, माने यही क्वेश्चन ऐसे रहता I2 से HI, तब देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, लेकिन ये 2 एटम है, इसलिए इधर का आयन फैक्टर क्या हो जाएगा 2, इधर का आयन फैक्टर क्या होगा 1। ठीक है, तो एक आध और है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है रिड्यूसिंग एजेंट, वो हमेशा किस में चेंज होता है CO2 में। तो ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड और वो किस में चेंज होता है CO2 में। ये चीज आपको याद रखना होगा। तो ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जल्दी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, कितना होगा +3, और यहाँ कार्बन का कितना हुआ +4। तो कितने की चेंजिंग आ रही है 1 की, आई ना। और कितने एटम से 1 की, तो एक एटम से, तो कितने एटम हैं 2, तो एन फैक्टर क्या हुआ 2। तो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ H2C2O4 यानी ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय 2। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। वैसे ही हाइपो है, हाइपो क्या होता है Na2H2O3, तो इसको बोलते हैं हाइपो। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइपो किस में चेंज होता है, हाइपो किस में चेंज होता है, हाइपो माने H2O3 2- किस में चेंज होता है, तो ये होता है टेट्राथायोनेट में। H2O3 जो है ना बच्चों, ये चेंज होता है S4O6 2-। इसको क्या बोलते हैं टेट्राथायोनेट। कि टेट्राथायोनेट में चेंज होता है, किससे, इसको क्या बोलेंगे थायोसल्फेट। क्यों बोलते हैं थायोसल्फेट, थायोसल्फेट इसलिए बोलते हैं ना कि सल्फेट क्या होता है SO4 2-। एक ऑक्सीजन हटा के वहां सल्फर रख दीजिए, तो देखिए एक सल्फर बढ़ गया और ऑक्सीजन एक घट गया, तो एक सल्फर बढ़ाए तो क्या बोलते हैं मोनोथायो, नाम होता है सल्फेट, तो इसको बोलेंगे मोनोथायोसल्फेट। एक और हटा देंगे डाईथायोसल्फेट, एक और हटा देंगे ट्राईथायोसल्फेट, इस तरह से बोलते हैं। तो अब यहाँ क्या चेंजिंग आ रही है जरा बताइए, एक सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरे पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी, ये पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं। कितना होगा, इस पे होगा +2 और इस पे होगा +5/2। तो कितने की चेंजिंग आ रही है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कितने की चेंजिंग 2 से 2.5, कितने की 1/2 की चेंजिंग। तो पर एटम कितने की चेंजिंग, माने पर एटम मींस 2 एटम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एन फैक्टर ये। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, यानी इक्विवेलेंट वेट इसका वैसे ही निकल जाएगा, केवल 1 से डिवाइड करेंगे। और लास्ट में एक और हम लोग करते हैं वैलेंसी देख के कि इक्विवेलेंट वेट बाय वैलेंसी। तो अरे मोलर मास उल्टा बोल रहा है, मोलर मास बाय वैलेंसी, इससे भी हम लोग निकाल लेते हैं अपना इक्विवेलेंट वेट। किसी एटम का निकालना हो, जैसे आप जानते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी आप जानते हैं, तो उसका मोलर मास बाय 2 कर देंगे तो आपका मैग्नीशियम आ जाएगा। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, इक्विवेलेंट वेट पढ़ लिए, लेकिन अभी हम लोग 30-40 क्वेश्चन और करेंगे एन फैक्टर पे। तो जब एन फैक्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मेलिटी, ठीक है, या थोड़ा सा नॉर्मेलिटी पढ़ा देंगे फिर एन फैक्टर, ताकि समझ में आए। और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि मोल 2 उसमें टाइट्रेशन वगैरह जो पढ़ेंगे उसमें इन सब की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी और एन फैक्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन। थैंक यू।